हाय एवरीवन, आई एम बैक विद दिस सीरीज़। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइकेट्री। तो साइकेट्री का बाप था फिलिप पाइनेल और साइकेट्री नाम दिया था जोहान क्रिस्टियन रेल ने। ये फालतू की बातें हैं पर बोल दी, मन कर रहा था बोलने। तो चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए आगे की जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर हम बात करते हैं साइकेट्री में एक पेशेंट को अप्रोच करने की, तो सबसे पहले हम उससे पूछेंगे हिस्ट्री, फिर उसका एग्जामिनेशन करना होगा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, फाइनली हमें डायग्नोसिस बनाना होगा। तो साइकेट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हिस्ट्री। और हिस्ट्री हम किससे लेते हैं? हम लेते हैं हिस्ट्री पेशेंट से और उसके रिलायंट इन्फॉर्मेंट से। काहे भाई? क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? और कोहेरेंट होनी चाहिए, माने कि जो बोल रहे हो उसका कुछ मतलब होना भी चाहिए भाई। और जो इन्फॉर्मेंट होना चाहिए, जो उसको लेके आया है, वो उसको चाहने वाला हो कोई, या उसका नज़दीकी रिश्तेदार हो। तो हम हिस्ट्री में आखिर लेंगे क्या? हम पूछेंगे भाई तेरा नाम पता, कहाँ का रहने वाला है, चीफ कंप्लेंट्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, वही फालतू को ड्रामा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं, एक है पास्ट हिस्ट्री और एक है फैमिली हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री हम पूछेंगे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली एपिसोडिक डिसऑर्डर्स में। एपिसोडिक डिसऑर्डर्स क्या मतलब? वो डिसऑर्डर्स जो कि आते हैं फिर थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर थोड़े समय के लिए गायब हो सकते हैं। ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर। ओह, फैमिली हिस्ट्री कहाँ पे पूछी जाएगी? जहाँ पर हम शक कर रहे हैं कि क्या इसको डिप्रेशन तो नहीं है। और हिस्ट्री में क्या पूछना है कि क्या आपके परिवार में कभी किसी ने अपनी जान लेने की कोशिश तो नहीं की है। अब हम अगली बात जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन में आपका क्या अंदाज रहता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। और इसकी जो अप्रोच है वो ये है, हम सबसे पहले बात करेंगे थॉट की, हम सबसे पहले बात करेंगे परसेप्शन की, हम उसके बाद में बात करेंगे मूड एंड अफेक्ट की, उसके बाद में बात करेंगे बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शन की। थॉट की बात कर लेते हैं। थॉट में आता है फॉर्म, कंटेंट, पोजेशन, स्ट्रीम एंड फ्लो। तो फॉर्म से क्या मतलब है? मैंने कि फॉर्मेशन। अच्छा, और इसमें क्या आता है? इसमें आ सकता है एसोसिएशन लॉस, लॉस ऑफ एसोसिएशन। इसमें आ सकता है डिरेलमेंट, इसमें आ सकता है नाइट्स मूव। और मैं आपको बता दूं ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंदा कि एक बात का कोई भी ताल्लुक दूसरी बात से नहीं है। क्या इसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको सेक्रेटरी पढ़ा रहा हूँ पर मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है, और तुम्हें पता है मोदी बर्गर खाता है, और तुम्हें पता है कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं, 5G से कोरोना हो गया है, मछलियाँ भी मर रही हैं। इन बातों का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इस टाइप की बातों को, बाकायदगी को बोलते हैं नाइट्स मूव, या फिर लॉस ऑफ एसोसिएशन, या फिर डिरेलमेंट। कि बात तो सीधी जा रही थी पर पटरी से ऐसी उतरी कि पटरी पकड़ ही नहीं पाई। और ये मिलता है हमको शिज़ोफ्रेनिया में देखने को। अगली चीज़ होती है कंटेंट। क्या है आपके थॉट का? थॉट के कंटेंट में आ जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि डिल्यूजन्स आ सकती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ सकते हैं। पोजेशन ऑफ थॉट्स की हम जब बात करते हैं तो उसमें आती हैं 3 चीज़ें, थॉट इंसर्शन, विदड्रॉल एंड ब्रॉडकास्ट। देखिए जब हम बात करते हैं थॉट इंसर्शन की, तो इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो ये कहूँगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये मेरे अंदर विचार आ रहे हैं ये मेरे अपने विचार नहीं है, कोई और चांद से मेरे दिमाग में ये विचार भेज रहा है। अच्छा, तो ये थॉट विड्रॉल क्या होता है? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे दिमाग में विचार आते हैं वो लोगों को अपने आप पता चल जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं टॉयलेट जा रहा था,
मेरा भाई मेरे से पहले टॉयलेट चला गया, उसे पता चल गया कि मुझे टॉयलेट जाना है और उसने मेरे को परेशान करने के लिए वो मेरे से पहले टॉयलेट भाग गया। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं? हाँ दे सकता हूँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड का क्या? मैं अपने लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए, मैं आराम से उसे ताड़ता रहा और उसने मेरे दोनों बर्गर खा दिए। क्यों? क्योंकि उसे पता था ना कि मैं बर्गर्स खाऊंगा, उसे पता चल गया था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इज थॉट विड्रॉल, पागलपना है, तभी तो साइकेट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, व्हाट इज थॉट ब्रॉडकास्ट? देखिए, इससे अच्छा तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी पप्पू है, ये बात सभी को पता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे दिमाग में आया कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन सारी दुनिया को पता चल गया कि राहुल गांधी पप्पू है। कैसे? ब्रॉडकास्ट ब्रो, दिस इज थॉट ब्रॉडकास्ट। अच्छा ठीक है, तो हम बात करते हैं स्ट्रीम या फिर फ्लो की। माने कि बहाव कैसे चल रहा है आपके विचारों का। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है थॉट ब्लॉक। मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ और अचानक से मैं चुप हो गया, मैं कहीं पे खो गया, इसको बोलते हैं थॉट ब्लॉक। ये कहाँ पर देखने को मिल सकता है? शिज़ोफ्रीनिया एंड एंजाइटी में। क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल। क्या एग्जाम्पल है फिर इसका? मनमोहन सिंह। फिर अगली हम बात करते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की। कि आदमी की रैली नहीं रुकती, बकरा है बकई जा रहा है, जय माता दी, बोलो भारत माता की। मित्रों, समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ? ओके। अगली बात हो सकती है कि आपके जो विचार हैं वो स्लो हो जाएं या फिर इनहिबिशन हो जाए उनका। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? डिप्रेशन में। क्या इसका भी आपके पास में कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, और क्या हो सकता है? जी परसिवरेशन हो सकता है। ये परसिवरेशन क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। इसका मतलब होता है कि आप एक ही जवाब एक हद से ज़्यादा दे रहे हैं और उसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, कल आप कहाँ गए थे? आपने बोला लंदन। मैंने बोला आपने क्या क्या खाया? आपने बोला लंदन। मैंने कहा कल आपने किससे बात की? आपने बोला लंदन। मैंने बोला आपकी महिला मित्र है? आपने बोला लंदन। मैंने बोला उसका कोई नाम है? आपने बोला लंदन। मैंने बोला क्या आपको वो प्यार करती है? आपने तब भी बोला लंदन। समझ गए ना? क्या है परसिवरेशन? ओके। अगली चीज़ हम बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो कि हो सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि नियोलॉजिज्म। माने कि मनुष्य कुछ ऐसे शब्द बना रहा है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? कि मुझे कुड़कुड़ पसंद है। बंदा कुरकुरे नहीं बोल रहा है, बंदा बोल रहा है कुड़कुड़। बंदे के लिए कुड़कुड़ का मतलब कुरकुरे है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कुड़कुड़ का मतलब क्या है। ओके, क्लैंग एसोसिएशंस की बात कर लेते हैं। क्लैंग एसोसिएशंस का मतलब लय बनाना। जैसे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता। जी हाँ, ये मिलता है मैनिया के अंदर, और जो नियोलॉजिज्म था वो मिलता था शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। ओके, टेंजेंशियलिटी भी एक चीज़ होती है। ये क्या होती है? जी देखिएगा, कहने का मतलब है कि बंदा जा तो रहा था उत्तर की दिशा में, अर्थात मैंने आपसे देखिएगा एक सवाल पूछा, ठीक है पूछ लिया, आगे क्या? मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपने कल क्या किया, और आपने बोला कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, आप एक उल्लू हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता, और मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। मतलब कि मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका आंसर आपने दिया ही नहीं, आप कहीं और ही भटकते रह गए। इसको बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या है? कि सर्कमस्टांसेस, जी हाँ, हालात बदल गए थोड़े से, तो थोड़ा समय लग गया उत्तर तक आने में। मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है? आपने बोला मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम वो है, मेरे भाई का नाम ये है,
मेरे दादा का नाम वो है, मेरी दादी का नाम वो है, मेरे नाना का नाम ये है और मेरा नाम ये है। अपने नाम तक आप डायरेक्ट भी तो आ सकते थे ना, लेकिन आपने इतना लंबा चौड़ा रास्ता चुना, इतने सर्कमस्टांसेस आपने पैदा कर दिए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सर्कमस्टेंशियलिटी, बराबर। ओके, अगली चीज़ हो सकती है वर्बिग्रेशन, जिसको बोलते हैं वर्ड सैलेड या फिर वर्बल स्टीरियोटाइपी। हिंदी में बोलें तो तकिया कलाम। ऐसे शब्द प्रयोग करना भाषा में जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनके बिना भी आपकी बात पूरी हो सकती है। जैसे कि माँ कसम खाने में मज़ा आ गया। अबे भाई, तू बोलेगा खाने में मज़ा आ गया तब भी उसका वही मतलब होगा। माँ कसम लगाने की ज़रूरत नहीं है बात बात में। क्या समझे? ये बात बात पे जो फालतू में कसम खाने वाले लोग होते हैं ना, समझ गए ना, पगलवा होते हैं ये ऐसे। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ होती है, देखिएगा, परसेप्शन। मतलब क्या है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें कैसी लगती हैं, दिमाग में आपके क्या जा रहा है। मतलब इसमें आ सकता है इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। क्या मतलब क्या है इस सब का? देखिएगा, इल्यूजन का मतलब होता है कि सामने वस्तु कुछ और है लेकिन आपको नज़र कुछ और आ रही है। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है पर आपको मेरे हाथ में सांप नज़र आ रहा है। जी हाँ, इसको इल्यूजन बोलेंगे। और क्या इसका कोई और भी एग्जाम्पल है? हाँ, फिजिक्स में हम पढ़ते थे ना, माइराज फॉर्मेशन, इसी का एग्जाम्पल है। अच्छा, तो ये हेलुसिनेशन क्या होते हैं? हेलुसिनेशन का अर्थ एवं अर्थात ये होता है कि सामने कुछ है ही नहीं, मतलब अजी कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको फिर भी नज़र या सुनाई दे रहा है या कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा, जैसे कि वातावरण शांत है लेकिन आपको आवाज़ें सुनाई आ रही हैं। मतलब जैसे कि आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई आने लगे। इसको बोलेंगे क्या? थॉट इको। इसको भी बोलते हैं ऑडिबल थॉट्स। अच्छा, ये सेकेंडरी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस फिर क्या होते हैं कि आपको अपने अलावा एक और आवाज़ भी सुनाई देती है। अच्छा, आप लगे रहो मुन्ना भाई में तो बात नहीं कर रहे गांधी जी की, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं कमांड हेलुसिनेशंस। एक होती है टर्शरी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। क्या मतलब? एक तो आप हैं, एक कोई और है और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ओह, इसको बोलते हैं रनिंग कमेंट्री। क्या इसकी भी कोई एग्जाम्पल है? हाँ, अगर आपने मूवी देख रखी है द ब्यूटीफुल माइंड तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। नहीं देखिए तो जाकर देख। उसके बाद में हो सकते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस। ये क्या होते हैं? देखिएगा, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि सामने कुछ नहीं होता लेकिन आपको अप्रतिम दृश्य दिखाई देते हैं। अच्छा, क्या जो आप एलएसडी के बाद में ट्रिप्स मारते हैं वो यही होती हैं? एक्सटेसी के बाद वाली ट्रिप्स यही होती है? मुझे क्या पता, वो तो आपको पता होंगी। ओके, एक होते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। कि ऐसा लगता है कि जैसे बदन पर कीड़े हैं। और ये कहाँ मिलता है? ये कोकेन अब्यूज़ में देखने को मिलता है। एक होता है ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी हेलुसिनेशंस। माने कि सराउंडिंग्स एकदम क्लियर है, कोई सूंघ बदबू नहीं आ रही है लेकिन आपको बदबू आ रही है, आपको सुगंध आ रही है। इसको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलता है टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी में। ओके, अगली चीज़ पे पहुँचते हैं। चलिए, अगली चीज़ होती है मूड एंड अफेक्ट। तो मूड क्या होता है? देखिएगा, आप और मैं अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, ये है हमारा मूड। हमारा मूड आज अच्छा है, हमारा मूड कल बेकार था। ओके, तो मूड के बारे में कौन बताएगा? पेशेंट बताएगा। अफेक्ट क्या है? आपके हाव भाव कैसे हैं, आपको देख के आप उदास लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये है अफेक्ट। तो ये कौन देखेगा? ये डॉक्टर देख के बताएगा, साइकेट्रिस्ट देख के बताएगा। अब इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। फ्लैट अफेक्ट हो सकता है, लेबाइल अफेक्ट हो सकता है। फ्लैट का मतलब आपके पे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, आपके भाव ही नहीं है। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये शिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। और एक होता है लेबाइल इफेक्ट कि आप कभी भी फूट जाते हैं, टूट जाते हैं।
गुस्सा करने लगते हैं, अभी तो हंस रहे थे, अभी गुस्सा आ गया, अभी पीट दिया मरीजों को बाकियों को। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। ओके, अब बिहेवियर की बात कर लेते हैं कि आप बिहेव कैसा करते हैं समाज में। तो ये तो समाज ही बताएगा, समाज में कौन है? आपके रिलेटिव्स बताएंगे। ओके, अगली चीज़ बात कर लेते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस की। दिमाग कैसा चल रहा है आपका? सबसे पहली चीज़ इसमें हम चेक करेंगे कि आप टाइम, प्लेस और पर्सन अर्थात समय, जगह और मनुष्य के लिए ओरिएंटेड हैं या नहीं है। ओके, अगली चीज़ क्या है? अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, कि आपका दिमाग कितना फोकस कर पा रहा है, कितना रिटेन कर पा रहा है। और जैसा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि सस्टेन्ड अटेंशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। आपने एक समय पर एक टॉपिक पे फोकस किया, उसे अटेंशन बोलेंगे। वो फोकस कितने समय तक रहा, उसे कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो इसको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते गए हैं, जैसे कि सीरियल 100-7 सब्सट्रैक्शन टेस्ट, अप टू 5 स्टेप्स अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स। जैसे कि 100 में से 7 गए, 93 बचा। 93 में से 7 गए, कितने बचे? 86 बचे। 86 में से 7 गए, 79 बचे। 79 में से 7 गए, कितने बचे? हाँ, मेरा बेकार है भाई कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं डिजिट स्पैन टेस्ट की। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं आपको कोई भी रैंडम डिजिट्स दूंगा और उनको मैं फैलाता जाऊंगा। जैसे 1 2, आपने रिपीट किया 1 2, मैंने बोला 1 2 9, आपने बोला 1 2 9, मैंने बोला 1 2 9 1, आपने बोला 1 2 9 1। ऐसे ही बढ़ाता जाऊंगा मैं, और जब आप 2 बार गलत डिजिट रिपीट कर देंगे तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपका अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन कितना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी होती है 3 प्रकार की, इमीडिएट, रीसेंट एंड रिमोट। ये रही है हमारी मेमोरी। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट रिकॉल होता है सेकंड से लेके मिनट्स तक का, और इसी के लिए हम अटेंशन टेस्ट भी कर रहे थे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। जैसे 100 सब्सट्रैक्शन, 7 सब्सट्रैक्शन टेस्ट, जैसे कि डिजिट्स एक्सपेंशन टेस्ट। ओके, रिसेंट मेमोरी में क्या आता है कि कुछ मिनटों से घंटों तक जो आपके दिन में हुआ वो आएगा रिसेंट मेमोरी में। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? लास्ट 24 आवर्स का रिकॉल टेस्ट करते हैं। अगली चीज़ आती है रिमोट मेमोरी। इसमें क्या होता है जी? कुछ दिन से लेके, महीने से लेके साल तक, अर्थात हमारे जीवन का सभी अतीत इस रिमोट मेमोरी में स्टोर होता है। ये 2 प्रकार की होती है, इम्प्लिसिट या फिर प्रोसीडरल। इसमें वो मेमोरी आती है जिसमें हमें खास अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ हैं जो हम सीख चुके हैं, जैसे कि ड्राइविंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग गिटार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सप्लिसिट मेमोरी या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? वो मेमोरी जिसके लिए हमें कंटिन्यूसली अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे कि फैक्ट्स। फैक्ट्स वाली मेमोरी को बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। देखिए, फैक्ट्स क्या हैं? हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। रोज़ हम नए नए फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं और उनकी दीवार बनती है सीमेंट के साथ, सिमेंटिक मेमोरी। जैसे कि बहुत सारे रूल्स, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारे वर्ड्स, लैंग्वेज, सब सिमेंटिक। एक होती है एपिसोडिक मेमोरी, वो होती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट घटनाएं, और वो आपको याद रहे, वो आएगी एपिसोडिक मेमोरी। ओके, देखिए मेमोरी भी हो गई। एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि प्रोवर्ब टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोरी। प्रोवर्ब टेस्ट का मतलब, एक कहावत मैं आपको बोलूँगा, अगर उसका मतलब आपने मुझे समझा दिया, माने कि आपका दिमाग एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आपने नहीं बताया तो कॉन्क्रीट है। सिमिलैरिटी टेस्ट, मैं आपको 2 वस्तु दूंगा, उन 2 वस्तु की आपने सिमिलैरिटी बचा दी, जो कि फंक्शनल सिमिलैरिटी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक चेयर और एक टेबल में क्या सिमिलैरिटी है? आपने बोला 4 टांगे हैं, तो आपका दिमाग कंक्रीट हो चुका है। आपने बोला दोनों ही फर्नीचर हैं, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी अभी भी जिंदा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोरी, बचपन में जो मॉरल साइंसेज में स्टोरी सुनाया करते थे, अगर आपने उसका इंटरप्रिटेशन सही से बता दिया तो आपका दिमाग अभी भी नॉर्मल है। अगर नहीं बता पाए तो कॉन्क्रीट हो चुका है दिमाग आपका।
ओके, जजमेंट एंड रीजनिंग टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट करते हैं इसके लिए। क्या जजमेंट एंड रीजनिंग? मान लीजिएगा, हाँ, अगर आपके पास में एक खूबसूरत सी महिला है और आपसे पूछे डेट पे चलोगे क्या, और आपका जवाब रहता है अरे तुझे तो लेके जाएगा ही, तेरे साथ की 4 दोस्तों को और लेके जाएगा मैं। माने कि आप हाइपर एक्साइट हो गए। कहाँ पे मिलेगा? मैनिया में मिलेगा। एक खूबसूरत लड़की आपके पास में आई, बोल रही डेट पे चलोगे क्या, लेकिन आप तो हद उदास हैं। आप बोलते हैं नहीं, डेट पर जाकर भी क्या होगा, बिना डेट पर जाके भी क्या होगा, होना तो सबका अंत ही है, कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना डिप्रेस काहे के लिए हो रहे हैं? डिप्रेशन में ऐसा होगा। फिर से टेस्ट सिचुएशन की एक बात कर लेते हैं। लड़की आई, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? आप स्थिर हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। याद आया कुछ? फ्लैट इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? शिज़ोफ्रेनिया। ठीक, ओके। अगली हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट की। देखिए इसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, रॉर्शैक इंक ब्लॉक टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। रॉर्शैक इंक ब्लॉक टेस्ट में इंक की कुछ कलाकृतियाँ होती हैं जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में काफ़ी सारे आपको लोगों के फोटोग्राफ्स दिखाए जाएंगे, ठीक है, और उनके बारे में आपके दिमाग में जो पहला ख्याल है वो आप एक साइकेट्रिस्ट को बताएंगे। इन टेस्ट से होता क्या है, आप एक अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। कुछ लोगों को वो जो मनुष्य हैं उस चित्र में वो वार्तालाप कर सकते दिखते हैं, कुछ को रोते हुए दिखते हैं, कुछ को हंसते हुए दिखते हैं, कुछ को घपाघप करते हुए दिखते हैं। सॉरी, खैर ये प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। अच्छा, और बताइए जी। देखिए और तो ये है कि अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो ज़रा डिल्यूजन्स की भी तो बात कर लीजिए। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थीम्स ऑफ डिल्यूजन की। 5 थीम्स हो सकती हैं। पैरानोया, परसिक्यूशन अर्थात षड्यंत्र, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आई मीन टू से। अच्छा, ये षड्यंत्र क्या होते हैं? षड्यंत्र का अर्थ है कॉन्स्पिरेसी, अर्थात पीपल आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट मी टू कॉज हार्म टू मी, माई फैमिली और माई प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, people are planning to threat. Okay, कहाँ का threat? Threat to life. What is the definition of threat? Threat यही होता है, नुकसान जान का, माल का और परिवार का। ओके, अगला होता है delusion of preference। का अर्थ है कि आदमी को लगता है कुत्ते भौंक रहे हैं तो भी मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, सामने वाले बात कर रहे हैं तो भी मेरे लिए बात कर रहे हैं, जो ये बिल्डिंग है ये भी मुझसे कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, आसमान में मुझे मेरा नाम नज़र आ रहा है। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, आपको लगता है सब कुछ आपसे ही रिलेटेड है। जी हाँ, इस मरीज को ऐसा ही लगता है, और ये मरीज अधिकतर कौन सा होता है? शिज़ोफ्रेनिया का होता है। अब जो ये पैरानोया होता है, पैरानॉइड डिल्यूजन होता है, इसमें भी 2 मज़ेदार कैटेगरी आ सकती हैं, जैसे कि सूडो कम्युनिटी एंड फोलियर ड्यूक्स। अर्थात सूडो कम्युनिटी का मतलब होता है सेकेंडरी इलेबोरेशन ऑफ डिल्यूजन, माने कि राई का पहाड़ बनाना। इस आदमी को लगता है कि 2 लोग इसको मारना चाहते हैं, और ये जिन लोगों से आज पूरे दिन में मिला है, अब वो सारे लोग भी इसको मारना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? एक तो फालतू की बात कर रहा है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में बोल रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के राई का पहाड़ बना रहा है। दिस इज क्या? सूडो कम्युनिटी। व्हाट इज फोलियर ड्यूक्स? का अर्थ है शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर। का अर्थ शेयर कहाँ पर हो रहा है? एक परिवार के सदस्य से दूसरे परिवार के सदस्य में। कौन सा सदस्य डोमिनेट करेगा? वही जो परिवार का मुखिया होगा। छोटे बच्चे किसकी बात सुनेंगे? अपने दद्दू की, ठीक है। तो डोमिनेंट फैमिली मेम्बर से डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स में जो डिल्यूजन जाए उसको बोलते हैं फोलियर ड्यूक्स, अर्थात शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो
अब आप हमसे पूछेंगे कि आपने इतनी कहानी तो बता दी, ये तो बता दीजिए डिल्यूजन आखिर होता क्या है। देखिएगा, डिल्यूजन एक फॉल्स फर्म एंड फिक्स्ड बिलीफ है जो कि परसिस्ट करती है इवन आफ्टर द एविडेंस प्रोवाइडेड अगेंस्ट इट। मतलब ये एक झूठी, कठोर, स्थिर सोच है जो कि इसके विरोध में मौजूद सभी सबूतों के बावजूद बनी रहती है। ओह, तो और भी तो बताइए कैसा कैसा होता है। देखिएगा, एक हो सकता है ग्रैंडियोसिटी सुप्रीमेसी, कि मैं ही सर्वशक्तिमान, मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ हूँ। अब तो लगता है अपनिच भगवान है। ये कहाँ पर होगा? मैनिया में। कब होगा? भांग फूक के। ओके। एक होता है गिल्ट, सिन, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, मेरे को जीने का कोई हक नहीं है। ये कहाँ पे होगा? डिप्रेशन में होगा। एक होता है निहिलिज्म, निगेशन, माने देखिएगा मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ, या ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। या तो उस बंदे को वो खुद नज़र नहीं आ रहा होगा, या उसे वो दुनिया नज़र नहीं आती है, वो दुनिया के एग्जिस्टेंस को नकार चुका है। ओके। कहाँ पर मिलेगा? सीवियर डिप्रेशन में, कोटार्ड सिंड्रोम में, दोनों जगह पर। इसमें आता है एक डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मेनिटी। इसमें ये आदमी बोलता है कि मैं नहीं मुँतेगा, काहे, मेरा मुंह इतना इनॉर्मस है, इतना अबंडेंस में है कि पूरी दुनिया में प्रलय आ सकती है, और बंदा आ रहा है आपके पास में यूरिनरी रिटेंशन के साथ। जय हो बाबा जी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिल्यूजन की। देखिएगा, दो टाइप के हो सकते हैं, प्लॉजिबल एंड नॉन प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या है कि जो पॉसिबल है, इनको नॉन बिजार डिल्यूजन्स भी बोल सके हैं। अच्छा, नॉन बिजार डिल्यूजन भी बोल सके हैं, तो इसके जरा उदाहरण भी बताए दो। इसके उदाहरण है, ये जो पड़ोसी का बच्चा है ना, ये पड़ोसी का नहीं है, ये मेरा बच्चा है। मानते हो पॉसिबल है? पॉसिबल तो, पर अगर उसका डीएनए मैच हो जाए उसके बाप से, तो तुम्हारा थोड़ी रहेगा। तब ये क्या बन जाएगा? डिल्यूजन बन जाएगा, क्योंकि सबूत तो अगेंस्ट में है। ओके। अब बात करते हैं नॉन प्लॉजिबल की, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिजार है, फालतू का है भैया। इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, कहा है कि हमारे कारण हमारे पड़ोसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है। कोई तुक बनी है इस बात की? नहीं बनी ना। अभी जो आजकल बातें चल रही हैं, हाथी उड़ते हुए देखा गया, कोई तुक है इस बात की? उड़ते हुए देख सकते हो हाथी को? नहीं ना। प्लॉजिबल हुआ? नहीं है। ओके। अगली बात करते हैं, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स आ सकते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मॉर्बिड जेलसी, जैसे कि सनम बेवफा, अधिकतर दारू पीने के बाद हो जाती है। माने कि आप अपने पार्टनर पर फालतू का शक करते हैं कि उसका किसी और के साथ संबंध चल रहा है। और क्या डिल्यूजन हो सकता है? डिल्यूजन ऑफ लव, इरोटोमेनिया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेम्बाउट सिंड्रोम। का मतलब क्या है कि एक अमीर ज़ादा एक गरीब ज़ादी के साथ इश्क में है, चोरी छिपे, ऐसा उस गरीब ज़ादी ने आपके को बोला। वो कौन थी? सुक्कूबाई, काम करने वाली, लोअर स्ट्राटा की। और उसने किसकी बात कर रही थी? सल्लू भाई की। सल्लू भाई को उससे प्यार, इसलिए शादी नहीं कर रहा। ओके। बात करते हैं डिल्यूजनल पैरासिटोसिस की। एक बॉम्ब सिंड्रोम कहते हैं इसको, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। बंदे को लगता है कि उसके ऊपर कीड़े चले जा रहे हैं, तो उसका पैर हिलाता रहता है। इसमें मैच बॉक्स साइन पॉजिटिव होता है। आप उसको दोगे, ले बेटा माचिस का डिब्बा, इसके अंदर कीड़े बंद कर दे, कीड़े बंद करके दे देगा आपको। मैच बॉक्स आप खोलोगे, उसमें कुछ नहीं होगा। इसे बोलते हैं मैच बॉक्स साइन पॉजिटिव। डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें आते हैं कैपग्रास सिंड्रोम और फ्रिगोली सिंड्रोम। फ्रिगोली को सबसे पहले हम याद करते हैं, फैमिली मारेगी गोली। तो पेशेंट को क्या लगता है कि उसके परिवार का कोई सदस्य नर्स के भेष में या किसी और के भेष में आया है उसको मारने। ठीक है, फैमिली मारना चाहती है, फैमिली मारेगी गोली, फ्रिगोली। ओके। इसमें आता है एक डिल्यूजन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। उसको लगता है कि जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सारे लोग नहीं हैं, ये इसके परिवार का एक ही सदस्य है
जो कि इसको मारना चाहता है। नागिन, इच्छाधारी नागिन। ओके, कैपग्रास सिंड्रोम की बात क्या कर देते हैं। इसमें उसको उल्टा लगता है, उसको लगता है कि कोई नर्स या कोई बाहरी व्यक्ति है जो कि उसके परिवार के सदस्य का रूप धारण करके आया है उसको चोट पहुंचाने। तो चोट कौन पहुंचाना चाहता है, बाहर का सदस्य पहुंचाना चाहता है। एक होता है डिल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया। ये क्या है, अजीब सा नाम, डिसमॉर्फोफोबिया। हाँ, इसको लगता है कि इसके शरीर में खराबी है। अच्छा, इसके बारे में ज़रा थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। देखिएगा, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ में एक लेडी आपके पास में आएगी, वो काफ़ी सारी अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है या शरीर के किसी भी अंग की प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है, लेकिन वो फर्मली कन्विंस्ड है कि अभी भी उसका जो वो बॉडी पार्ट है, उसकी नाक है, वो अच्छी नहीं है, डिसफिगर्ड है। इसको क्या बोलते हैं, डिल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया। ओके, ठीक है, मान गए। और भी तो कुछ बताइए, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक बार जरा वापस हेलुसिनेशंस की टाइप चल देते हैं। तो हेलुसिनेशंस में दो टाइप के होते हैं, ट्रू वर्सेस फॉल्स। अच्छा, क्या मतलब होता है ट्रू का मतलब कि इसको सब कुछ ट्रू लगता है, हेलुसिनेशन जो हो रहा है, ऐसा कैसे लग सकता है। उसको जो फील होता है वो आउटर सब्जेक्टिव स्पेस में होता है। मतलब उसे लगता है वास्तव में उसके सामने कोई आदमी खड़ा है या उसको चांटा मार रहा है, और चांटा मार रहा है और उसको दर्द भी हो रहा है वाकई में। हाँ, तो आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में उसे नज़र आएगा। ठीक है, अगर आवाज़ सुन रहा है तो कान में नज़र आएगी, अगर सामने आदमी खड़ा दिख रहा है तो आंखों में नज़र आएगा, एज क्लियर एज नॉर्मल परसेप्शन नज़र आएगा, एंड इट कांट बी कंट्रोल्ड बाई हिम, एंड सेंसरी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, सॉरी दिस इज इन्वॉल्व। ओके, मतलब क्या है इस बात का कि अगर वो हेलुसिनेशन, वो प्रतिबिंब उसको थप्पड़ मार रहा है तो उसे दर्द होगा भैया। फॉल्स हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स हेलुसिनेशन में ये होता है कि उस बंदे को लगता है कि महोदय, मैं ज़रा पहले ये करेक्शन कर रहा हूँ कि यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। उसको लगता है फॉल्स हेलुसिनेशन में कि कुछ कुछ अजीब से दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये अनक्लियर है, क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, थोड़े रंग से दिख रहे हैं, आधा अधूरा सा दिख रहा है, जैसे कोई अजीब सी छाया हो। अच्छा, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट सा नज़र आ रहा है। हाँ, कहाँ पर नज़र आ रहा है, पता नहीं, बाहर है या मेरे ही दिमाग में चल रहा है, वहम सा हो रहा है। अच्छा, वहम है, ओके। क्या ये क्लियर है, नहीं क्लियर भी नहीं है एंड सब्सटेंशियल भी नहीं है। ओके, क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं ध्यान हटा लूँ तो मैं उससे बच जाता हूँ। अच्छा, तो ये आपके कंट्रोल में है। हाँ, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगता हो कि आपकी बॉडी को भी कुछ फील हो रहा है। नहीं, बॉडी को कुछ नहीं फील होता, बस मेरे को हल्का हल्का ऐसा लगता रहता है कि कभी आवाज़ें आ रही हैं या कोई छाया है। कभी थप्पड़ मारा है आपको, नहीं, मुझे छू नहीं पाती वो। अच्छा, माने कि सेंसरी ऑर्गन्स तो आपके नॉर्मल है। ये क्या हुआ, दिस इज फॉल्स हेलुसिनेशन। ओके, अब कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं हेलुसिनेशन के, जिनको आप इस मिसनॉमर्स भी बोलते हैं। इसमें आता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, फंक्शनल हेलुसिनेशन। ये एक्चुअली हेलुसिनेशन है ही नहीं, ये फर्जी चीज़ है। क्या है, देखिए हेलुसिनेशन के लिए तो पहली बात कि मॉडलिटी कोई स्टिमुलस होता ही नहीं है, बिना स्टिमुलस के आप परसीव कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि एक मॉडलिटी में स्टिमुलस आएगा, माने के जैसे कि आवाज़ आई और आपको वो आवाज़ नज़र आने लगी चलती हुई। ठीक है, स्टिमुलस इन वन मोडालिटी परसीव्ड इन अदर मोडालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी साउंड्स, आई कैन हियर कलर्स। कब होगा, एलएसडी के बाद में। फंक्शनल हेलुसिनेशंस कैसे होते हैं जी, देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि एक ही मोडालिटी में स्टिमुलस था, एक ही मोडालिटी में आप परसीव कर रहे हैं। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि जब भी मैं टंकी का पानी चलाता हूँ और सुनने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा, समझ गए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब इसको मैं टर्मिनेट करने के लिए एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी आईक्यू की बात कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह से। ओके, आईक्यू की बात क्या है कि एक होती है नॉर्मल आईक्यू, ओके,
और एक होती है सब नॉर्मल IQ। तो हम IQ को जानने के लिए एक प्रश्न हल करेंगे। आपके पास एक बच्चा आया है जो स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस उसका रिड्यूस होता जा रहा है, विद्यालय में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका IQ टेस्ट कराएंगे। देखिए IQ यदि 70 से कम है तो हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल रिटार्डेशन है। नया शब्द है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पुराना शब्द है मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा, और अगर नॉर्मल आया है तो जी 3 उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। ADHD हो सकता है बच्चे को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये मोस्ट कॉमन कॉज है नॉर्मल IQ के बच्चे में। या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, तारे ज़मीं पर, याद आया कुछ? ओके। या फिर बच्चे को एब्सेंट सीजर हो रहे हैं तो बीच बीच में गायब हो जाता है, उसका कैसे सुनेगा, उसका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, इस वजह से। ओके, अब IQ का एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है कि यदि आप 90 या 90 से ऊपर हैं तो आपकी IQ नॉर्मल है। अगर आप 70 से कम हैं तो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। बट उसके बीच का क्या? सबसे पहले देखिए 80 से 89 है अगर आपकी IQ, तो इसको हम बोलेंगे कि नॉर्मल की तरफ है बट डल, तो डल नॉर्मल IQ। अगर आप बात करते हैं 70 से लेके 79 की, हमें पता है 70 तो बॉर्डर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन IQ। अब यदि हम बात करते हैं 50 to 69 की, इसको बोलते हैं हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये बच्चा 6वीं क्लास तक ही पढ़ पाता है बिना फेल हुए। यदि हम बात करते हैं 35 से लेके 49 की, इसको बोलते हैं मॉडरेट IQ। ये वाला जो बच्चा है ये क्लास 2nd तक ही पढ़ पाता है बिना फेल हुए। अगर हम बात करते हैं 20 से लेके 34 की, तो इसको बोलते हैं सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। और अगर 20 से भी कम हो तो बोलते हैं प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये बच्चा पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है सभी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। और दुखी होने की बात यह है कि ये बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता जीवन में। IQ कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बट याद रखिएगा कि जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है ये मैक्सिमम 15 लेते हैं। मैक्सिमम 15 क्यों लेते हैं? क्योंकि जो आपकी IQ है वो 15 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद में नहीं बढ़ती। ओह, ऐसा क्यों? अरे अगर ऐसा नहीं होता तो आपके जितने भी सारे बुढ़े हैं जो बच्चे बन जाते हैं, हाँ, वो आविष्कार कर रहे होते, महान बन गए होते। नहीं होता ऐसा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 15 साल तक IQ पूरी डेवलप हो जाती है। जी हाँ। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेंटल एज चाहे जो भी हो, पर क्रोनोलॉजिकल एज मैक्सिमम इवन 25 साल के अंदर भी आप 15 ही लेंगे? हाँ, और ये रहा आपका फॉर्मूला IQ निकालने का। ओके, so that was my first episode of Lectures on Psychiatry. Bye bye.